नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने देखा था फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स या फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीन ऑक्सीन की कार्यकी पर या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर किस तरह से प्रभाव होता है। अब हम देखेंगे आज कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं और एग्रीकल्चर में इसका किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो ऑक्सीन ऑक्सीन का जो प्रैक्टिकल उपयोग एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरह से है कि जो सिंथेटिक ऑक्सीन का प्रयोग एग्रीकल्चर में हो रहा है, जैसे 2,4-D एक सेलेक्टिव हर्बिसाइड की भांति कार्य करता है। इसका उपयोग डाइकोटिलीडन्स वीड को नष्ट करने के लिए किया जाता है। स्टीम कटिंग पर रूट को प्रेरित करने के लिए इंडोल एसिटिक एसिड और IBA का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। NAA और 2,4-D का पत्तियों पर छिड़काव लीची और अनानास में फ्लावरिंग को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। कुकर बीट्स पर ऑक्सीन का अनुप्रयोग फीमेल फ्लावर की संख्या को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे पौधों पर फलों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नेफ्थोक्सी एसिटिक एसिड NAA का उपयोग पार्थिनोकार्पी फल के निर्माण में प्रेरित करने के लिए किया जाता है। संतरा, अंगूर आदि के अपरिपक्व फलों को झड़ने से रोकने के लिए, मतलब जो पके बिना ही नीचे गिर जाते हैं, उसको रोकने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। NAA और 2,4-D के अनुप्रयोग से आम के फलों को झड़ने से भी रोका जा सकता है। 2,4,5-T के छिड़काव से फलों की परिपक्वता में तीव्रता लाई जाती है। NAA का उपयोग आलू को स्प्राउटिंग होने से, मतलब आलू को अंकुरित होने से रोकने के लिए किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज में जब स्टोर किया जाता है तो उस समय इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से फसल के काटने से पूर्व प्याज के पौधों पर ऑक्सीन का छिड़काव करने से इसके बल्ब को काफ़ी समय तक संग्रहित किया जा सकता है। तो इस तरह से ऑक्सीन का काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हम एक के बाद एक लेते हैं। ये एक शॉर्ट में आपको बताया कि इस तरह से इतना उपयोग ऑक्सीन का इस तरह से हम कर सकते हैं, और भी कई सारे उपयोग हैं। तो कुछ हम डिटेल में लेते हैं, जैसे जर्मिनेशन के लिए यहाँ पर जो ऑक्सीन का उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहले कोलोडनी ने 1930 में बताया था कि गेहूं के बीजों को हार्मोन से उपचारित करने पर उत्पादन में लगभग 55% वृद्धि होती है। और बाद में अनेक कृषि वैज्ञानिकों ने इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, NAA, 2,4-D आदि हार्मोन्स का उपयोग करके, जो कि सिंथेटिक हार्मोन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जो कि ऑक्सीन है, सिंथेटिक ऑक्सीन, तो इनका उपयोग करके कृषि उत्पादों की मात्रा में बढ़ोतरी की है। ऑक्सीन का हमारे देश में भी मुख्य प्रयोग बीजों की डोरमेंसी को तोड़ने में किया जाता है। यहाँ पर इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड को, जैसे विग्ना रेडिएटा, चक्रवर्ती ने 1958 में विग्ना रेडिएटा के बीजों को बोने से पूर्व इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड से उपचारित किया और देखा कि ऑक्सीन की लो कॉन्सेंट्रेशन से इनके हाइपोकोटाइल की लंबाई में वृद्धि होती है। इसके बाद भारद्वाज और राव ने भी 1956-1957 में गेहूं के पौधों की वृद्धि और बीजों के परिपक्वन पर 2,4-D का अनुकूल प्रयोग करके गेहूं की फसल में 33% की वृद्धि प्राप्त की। तो इस तरह से ऑक्सीन की काफ़ी लो कॉन्सेंट्रेशन को जर्मिनेशन के लिए उपयुक्त पाया। इसके बाद रूटिंग के लिए वैन नाम के साइंटिस्ट ने 1934 में बताया था कि पौधों के रूट निर्माण के लिए इंडोल एसिटिक एसिड की प्रकृति जो है वो अनुरूप होती है, और इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया साइंटिस्ट ने। जैसे कटिंग्स के द्वारा प्रोपोगेट किए हुए पौधे, कटिंग्स के द्वारा हम किन किन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए गुलाब है, बोगनवेलिया, गन्ना, आलू, इन सभी में जो कि वेजिटेटिवली प्रोपोगेट होते हैं या कटिंग से जिनको प्रोपोगेट किया जाता है,
उनमें रूटिंग के लिए ऑक्सिन का उपयोग किया जाता है। इन पौधों की कलमों को रोपने से पूर्व एक या अधिक ऑक्सिन के मिश्रण के द्रव, लिक्विड या उसके पाउडर से उपचारित किया जाता है और फिर उनको लगाया जाता है, जिससे वो जो कटिंग्स हैं उनमें रूट इनिशिएशन काफ़ी तीव्र गति से होता है। एवरी और उनके सहयोगियों ने भी ऑक्सिन ये कटिंग पर एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने बताया कि शाकीय पौधों के लिए शाकीय पौधे हर्बेशियस प्लांट्स जो हैं उनके लिए ऑक्सिन की 5 से 10 ppm की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी होती है और अन्य पौधों के लिए 500 से 2000 ppm कॉन्सेंट्रेशन को उन्होंने ठीक माना है। तो इस प्रकार से ऑक्सिन के कुछ मुख्य घटक जैसे कि कुछ IBA, इंडोल एसिटिक एसिड, NAA आदि को कटिंग से रूटिंग के लिए, कटिंग से मतलब जब प्रोपोगेट किया जाता है तो उसमें तो जल्दी से रूटिंग हो उसके लिए उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद जो फ्लावरिंग है कि फ्लावरिंग के लिए भी ऑक्सिन फ्लावरिंग में भी निरोधन करते हैं, किंतु अनानास जो है उस पौधे में पुष्पीकरण में अभिवृद्धि करते हैं। प्राकृतिक अवस्थाओं में जो अनानास है उसमें काफ़ी कठिनाई से पुष्पन होता है, फ्लावरिंग बहुत कठिनाई से होती है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर 2,4-D और नैप्थेलिक एनहाइड्राइड ये इन हार्मोन का हम यदि काफ़ी कम कॉन्सेंट्रेशन में सोल्यूशन से यदि छिड़काव करते हैं तो इन पौधों पर पूरे वर्ष फ्लावरिंग प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा दास 1962 ने कहा और उन्होंने फ्लावरिंग प्राप्त भी किया। इसके बाद अपरिपक्व के जो मतलब इमेच्योर प्लांट्स हैं, जो इमेच्योर फ्रूट्स हैं, जो परिपक्व नहीं हुए हैं, उनको परिपक्व होने से पहले जो गिर जाते हैं उनको रोकने के लिए, जैसे सेब है, नाशपाती, संतरा, नींबू, इनके फल जो हैं, इनके जो पेडंकल हैं उनमें एब्सिशियन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है और एब्सिशियन लेयर के फॉर्मेशन के कारण ये फल जो हैं मैच्योर होने के पूर्व ही वृक्ष से झड़ जाते हैं। यहाँ पर 2,4-D और 2,4,5-T के 0.01% सोल्यूशन का छिड़काव करते हैं तो इन फलों से इमेच्योर जो फ्रूट है उनको गिरने से रोका जा सकता है। 2,4-D के प्रयोग से भी इस तरह से रोका जा सकता है और जो फूल गोभी और बंद गोभी है इनमें लीफ फॉल को रोकने के लिए भी 2,4-D का उपयोग किया जाता है। एब्सिशियन लेयर का जो फॉर्मेशन होता है तो जो पेडंकल है उसके आधार पर आइसोडायमेट्रिक सेल्स निर्मित होने लग जाती हैं और उसके कारण से इसकी कुछ परतें बन जाती हैं और इसके कारण से यहाँ पर इन सेल्स में जो साइटोप्लाज्म है वो सघन हो जाता है और टाइलोसिस विकसित हो जाते हैं, जिससे जो संचरण वाहिनियाँ हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं, मतलब जिनसे वाटर का ट्रांसलोकेशन वाटर अपटेक होता है वो अवरुद्ध हो जाती हैं और जिसके कारण से इस क्षेत्र की जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जैसे सेल्यूलेज, पैक्टिनेज, ये सीक्रेट होने लग जाते हैं और उसके कारण से ये मिडिल लैमेला घुल जाती है और एब्सिशियन लेयर और सेल वॉल जो है वो कमज़ोर हो, मतलब जहाँ पर ये एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो जाता है वो लेयर कमज़ोर हो जाती है और एब्सिशियन लेयर इस तरह से फॉर्म हो जाती है। तो ऑक्सिन की उपस्थिति में इस एब्सिशियन लेयर के फॉर्मेशन को रोका जा सकता है। इसके बाद आते हैं हम पार्थिनोकार्पी यानी कि बीज रहित फलों का उत्पादन करना।
बीज रहित फलों के उत्पादन को ही हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। कई फलों में बीज का नहीं होना व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, जैसे केला, अंगूर, संतरा, पपीता। इनकी कुछ किस्मों में प्राकृतिक रूप से ही पार्थिनोकार्पी पाया जाता है, लेकिन कई पौधे, कई प्लांट्स में जो इनके कार्पल होते हैं, जो कि जिनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं हुई है, उन पर यदि ऑक्सिन का छिड़काव कर दिया जाता है तो बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं, जो पोषण और अन्य दृष्टि से भी निम्न स्तर के नहीं होते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड और NaA के छिड़काव से नींबू, माल्टा, अंजीर, अमरूद, ककड़ी आदि में व्यापारिक स्तर पर सफलतापूर्वक बीज रहित फलों को प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार से टमाटर, बैंगन, सेब, कई फलों में ऑक्सिन के अनुप्रयोग से पार्थिनोकार्पी फल उत्पन्न किए जा सकते हैं। पार्थिनोकार्पी से फल अधिक संख्या में और कम समय में प्राप्त किए जा सकते हैं। अनार और ऐसे अन्य फल जिसमें बीज आर्थिक महत्व के होते हैं, उनमें पार्थिनोकार्पी हानिकारक होता है। लेकिन कई सारे फल ऐसे हैं जो व्यापारिक दृष्टि से यदि उनमें कम बीज हों या बीज रहित फल हों तो काफ़ी व्यावसायिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो इसका एस्पेक्ट्स है, इरेडिकेशन ऑफ वीड। वीड क्या है कि अनवांटेड प्लांट जो हमारे खेतों में आ जाते हैं उनको हटाना। तो खेत में या लॉन में ऐसे उगे हुए जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हटाने के लिए, जो कि फसल के लिए घातक होते हैं, और इनको हटाने के लिए कुछ जैसे हम निराई गुड़ाई इनका इस्तेमाल, ये टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनको हटाने के लिए जो कि काफ़ी महंगा भी है और थोड़ा श्रम भी ज़्यादा लगता है उसमें, तो इस तरह से खरपतवार को या वीड्स को हटाने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स का उपयोग करके इनको हटा सकते हैं, जिससे हायर कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सिन पौधों की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में बाधा उत्पन्न करते हैं और उनको मार देते हैं। फेनॉक्सी यौगिकों की एक विशिष्ट सांद्रता चौड़ी पत्ती वाले डाइकोट्स को और उसकी कुछ अन्य सांद्रताएं, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लीनियर प्लांट्स को, यानी जिनमें रेखीय पत्तियां होती हैं, एक मोनोकोटिलीडन्स को नष्ट करते हैं। मतलब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिफरेंट टाइप्स के प्लांट को ख़त्म कर देते हैं। तो इस गुण का उपयोग करके लॉन और अनाज की फसल को चौड़ी पत्ती वाले वीड्स को नष्ट करने में उपयोग किया जा सकता है। ऑक्सिन की हायर कॉन्सेंट्रेशन इन प्लांट को, रूट को, जो कि ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन के प्रति अति संवेदनशील होती है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। और ऑक्सिन की हायर कॉन्सेंट्रेशन रूट की वृद्धि संबंधी जो ग्रोथ है उसको, अभिवृद्धि जो होती है उसको उद्दीपित करती है। तो सेल डिवीज़न, जिसके कारण से सेल डिवीज़न रुक जाता है, सीव ट्यूब्स अवरुद्ध हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप जो है पौधा विकृत हो जाता है और अल्टीमेटली डाई हो जाता है। तो चौड़ी पत्ती वाली फसलों में से घासों के उन्मूलन के लिए डेलापोन अम्ल का और चौड़ी पत्ती वालों के लिए 2,4-D 2,4,5-T का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। कुछ जैसे टेरर ऑफ बंगाल, जिसको जलकुंभी का आतंक कहते हैं, इसके उन्मूलन के लिए 2,4,5-T का उपयोग किया जाता है और जिसमें काफ़ी मात्रा में सफलता भी प्राप्त हुई है। तो इस तरह से हम वीड का इरेडिकेशन ऑक्सिन के द्वारा
कर सकते हैं, जो कि हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाकर आसानी से उनको हटाया जा सके। इसके बाद स्टोरेज, एनएए और दूसरे और हार्मोन्स के द्वारा आलू के ट्यूबर्स, जैसा कि पहले आपको बताया है कि आलू के ट्यूबर्स, प्याज के बल्ब, अरबी के कॉम्स, इनकी डोरमेंसी को बढ़ाया जा सकता है। और मैलेइक हाइड्रोजाइड का सफलतापूर्वक उपयोग किया है भटनागर के द्वारा, चौधरी और भटनागर के द्वारा। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ लोडिंग, यानी कि जो धान की फसल है, धान की फसल के पौधे जैसे जई, चावल, सन, इन पौधों में जो स्टेम का इलॉन्गेशन हो जाने के कारण ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं और पौधों में जिससे ये काफ़ी दुर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और गिर के अपरिपक्व रहकर ही गिर जाते हैं या सड़ जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम NAAM नैफ्थलीन एसिटामाइड का अनुप्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि पौधा काफ़ी मजबूत और काष्ठीय बन जाते हैं और सीधे खड़े रहते हैं, फसल का नुकसान होने से बच जाता है। इसके बाद शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स छोटे छोटे इंटरनोड्स डेवलप हों, उसके लिए सेब, नाशपाती, इन वृक्षों में 2 प्रकार की शाखाएं उत्पन्न होती है। इनमें से एक होती जो फल लगते हैं वो डार्क ब्रांच पे ही लगते हैं और नैफ्थलिक NAA की सहायता से इन वृक्षों में हम डार्क ब्रांच की संख्या अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न की जा सकती है, जिससे कि क्योंकि फल इन्हीं ब्रांचों पर लगते हैं, जब इन ब्रांच की मात्रा अधिक होगी तो नेचुरल है कि फल अधिक मात्रा में बनेंगे। तो NAA को उपचारित करके जो लंबी वृद्धि वाली ब्रांच है उनकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है और डार्क ब्रांच की ग्रोथ को स्टिमुलेट किया जाता है। इसी प्रकार से थिनिंग ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, कई बार जैसे आम की कुछ किस्में हैं जिसमें पुष्प और फल अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ किस्में ऐसी हैं जिनमें काफ़ी मात्रा में फ्लावर लगते हैं और उतनी ही मात्रा में फ्रूट्स भी लग जाते हैं। तो अधिक मात्रा में अत्यधिक फल की संख्या होने से क्या होता है कि फल आकार में छोटे हो जाते हैं और छोटे होने से व्यापारिक दृष्टि से नुकसानदायक होता है। तो ऐसी किस्मों में दूसरे वर्ष में पुष्पन काफ़ी कम होता है ऐसी किस्मों में। तो प्रथम वर्ष में पौधों में पोषकों की अधिक मात्रा व्यय हो चुकी होती है, जिसके कारण से नेक्स्ट सीज़न में पुष्पन काफ़ी कम मात्रा में, क्योंकि उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से कि अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर फ्रूटिंग हो, फ्लावरिंग हो। तो ऐसी किस्मों को नियमित करने के लिए हम ऑक्सिन का छिड़काव करके ऑक्सिन के कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे NAA, NAM, इनका छिड़काव करके हम इस कार्य को कर सकते हैं। थीनिंग, इसको कहते हैं हम थीनिंग ऑफ फ्लावरिंग या फ्रूटिंग। मतलब एक साल बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग हुई तो उतनी फ्रूटिंग होगी, दूसरे साल बिल्कुल बहुत ही कम हो गई, तो उसको नियमित, उसको जो है लेवल बराबर करने के लिए हम यहाँ पर छिड़काव कर देते हैं दूसरे साल, तो उतनी ही मात्रा में हमको, मतलब समान मात्रा में फ्रूटिंग प्राप्त होगी। इसी तरह से स्टार्लिटी, ओवरकमिंग स्टार्लिटी को निष्प्रभावी करने के लिए NAAM का उपयोग किया जाता है। पौधों में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वंध्यता स्टार्लिटी जैसे गन्ना, आलू, इनमें इनको समाप्त किया जा सकता है। इन पौधों में परागकणों को शीघ्रता से अंकुरित होने में भी सहायता करता है ये। और इसके बाद फ्रूट जो बनते हैं उनमें स्वीटनिंग कितनी है, मीठा कितना है, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कई फल जैसे गन्ना, इनमें 2,4-D या IBA या मैलिक हाइड्रोजाइड्स से उपचारित करने पर अत्यधिक मात्रा में शुगर का संचयन
होने लगता है और जिससे कि फल मीठे हो जाते हैं और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इन हार्मोन के उपचार से स्टार्च का, जैसा कि पहले सेल एलोंगेशन में हमने देखा था, स्टार्च एमाइलेज से ये शुगर में कन्वर्शन होता है। तो यहाँ पर ये हार्मोन जो है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर में ऑक्सिन का उपयोग, तो ऑक्सिन के प्रयोग से टिश्यू और ऑर्गन के आर्टिफिशियल कल्चर में शीघ्रता और पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। महेश्वरी ने जैसे अफीम के ओव्यूल को इंडोल एसिटिक एसिड की सहायता से, बीजांडों को इंडोल एसिटिक एसिड की सहायता से सफलतापूर्वक संवर्धित किया। इन बीजांडों से सामान्य बीज का उत्पादन हुआ और बीज विकिरण से पूर्व ही अंकुरित हो गए। इसी तरह से आइवेरिस अमारा, ट्रिटिकम, इनमें इंडोल एसिटिक एसिड का उपयोग सफलतापूर्वक किया गया। तो इस तरह से इसके काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, या हम एग्रीकल्चर में यूज़ करके फसल की अत्यधिक मात्रा को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी स्वीटनिंग को बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना। अगले उसमें हम जिब्रालिन, अगला जो हार्मोन है वो जिब्रालिन के बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।